Good morning, students. It's class 9th. We are on chapter 1, the French Revolution, and now we are on page number 9. It's part 4. So, let's recall हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो देखते हैं। 1774 में जो लुई 16 थे वो फ्रांस के राजा बने, और जब वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी है, खजाना है, उसमें कुछ भी रुपया पैसा नहीं है। और उसके अलावा जो मोनार्की थी उसके लिए जो सोसाइटी रही थी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उनसे। फिर 1789 में एस्टेट जो जनरल हैं उसको उसकी मीटिंग बुलाई गई और एस्टेट में नेशनल असेंबली बनाई गई। बेस्टिल जो था, किला जो था, उस पर हमला किया गया और जो कंट्री साइड थी यानी गांव वगैरह जो थे उसमें किसानों ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। फिर 1791 में जो किंग था उसकी जो भी पावर्स थी उसको रोक लगाने के लिए, लोगों को उनके राइट्स प्रदान करने के लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो वो उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, उससे क्या कराया गया। तो उसमें बताया हुआ है कि जिस तरह की अभी हमने पढ़ा पूरा कि लोग जो हैं वो एस्टेट जो थी, थर्ड एस्टेट जो थी वो रिवॉल्ट करने लग गई थी। तो उसके बाद जो एंगर था, लोगों का गुस्सा जो था, उससे के बाद लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड अडॉप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। की ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी पावर्स पे अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जो उस पर कंट्रोल कर सके। द असेंबली पास्ड अ लॉ ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 टू अबॉलिश द फेडरल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस. The clergy members too were forced to give up their privileges and deeds were put to an end and lands owned by the church were taken over. As a result of this, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब उसमें बताया हुआ है कि क्या हुआ था। अब उसमें है कि जो विद्रोह हो गया था उससे लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि ठीक है, अब उसकी सत्ता पे संविधान का अंकुश होना चाहिए, बना लिया जाए, कोई बात नहीं। 4 अगस्त 1789 को रात में असेंबली ने जो भी टैक्सेस वगैरह थे और जो भी फेडरल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था जो थी, उसको ख़त्म करने का ऑर्डर दे दिया। और जो भी ये क्लर्गी मेंबर्स थे उनको भी उनकी जो भी सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार हैं, उनके लिए बोल दिया कि आपको ये समाप्त करने होंगे। और तित्स जो कि एक तरह का टैक्स बताया था, धार्मिक कर जिसे कहते हैं, उसको एंड कर दिया गया और चर्च के पास जो लैंड थी उनको उनसे ले लिया गया। इस तरह से 20 अरब लिवरे की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के हाथों में आ गई इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। किस तरह से बना, एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बताया हुआ है। 1791 का क्या रहा है, विल जस्ट डिस्कस इट। द नेशनल असेंबली फाइनली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विच वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बनाया और इसका मुख्य जो मोटो रहा, उद्देश्य रहा, वो ये था कि किसी न किसी तरह से जो पावर है मोनार्क की, यानी कि जो सम्राट है, उसकी जो शक्तियां हैं, पावर जो है, इनको कम कर देना। द पावर्स ऑफ द किंग वर नॉट सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो है क्या किया गया इसके लिए कि जो सम्राट जो था कि उसके एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां नहीं रहें, उनको क्या करें, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बांट देना। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी है द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जिस तरह का सिस्टम होता है उसमें बांट देना। जैसे इसमें बताया हुआ है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। अब जुडिशरी जो जज होते हैं वो, एग्जीक्यूटिव में किंग और उसके मिनिस्टर्स माने गए हैं, और लेजिस्लेटर माना गया है उसमें होती है नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स। अब उनके बारे में बताया हुआ है कि किस तरह का उनका शासन रहेगा, वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ग्रांटेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉज to the National Assembly, which was indirectly elected. It means citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. However, all citizens did not have the right to vote. Only active citizens were entitled to vote.
which included men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage, although men and all the women were categorized as passive citizen. A man had to be from the higher layer of taxpayer to qualify as an elector and then as a member of the assembly. अब उसमें ये बताया इन्होंने कि 1791 में जो संविधान का कानून बनाने का फैसला लिया गया उसमें किस तरह की प्रोसेस की गई वो देखते हैं कि जो सिटीजन्स थे उनको एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे वो, और फिर जैसे कि दिया हुआ है ना इलेक्टोर्स का चुनाव करते थे, वोट देते थे एक्टिव सिटीजन्स जो थे, एक्टिव सिटीजन जो कि वोट दे सकते थे। 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन थी, 28 मिलियन में से अबाउट 4 मिलियंस लोग थे जो कि एक्टिव सिटीजन में माने गए हैं, पैसिव जो कि वोट नहीं देंगे, और वो 3 मिलियन मैन एंड वुमेन थे, चिल्ड्रन थे और यूथ थे जो कि 25 साल से कम के हैं, वो उसमें आ जाते हैं। अब जो एक्टिव सिटीजन वोट करते थे वो क्या करते थे, 50,000 मैन इलेक्टोर्स के नाम से चुनते थे, ठीक है। वो क्या करेंगे फिर, जो नीचे जो दिया हुआ है ना कि लेडीज एंड जेंट्स, वो जो हैं पैसिव सिटीजन माने गए हैं कि वो चुनेंगे नहीं। तो वो कौन नहीं चुनेंगे, जो कि टैक्स पे नहीं करते हैं, जो कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते हैं उन्हें, और 25 वर्ष की आयु से अधिक हैं उनको ये अधिकार दिया गया। तो वही पूरा इसमें डेपिक्ट हो रहा है जो आप लोगों के इसमें चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर। फिर है उसके आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 granted the power of making laws to the National Assembly, which was indirectly elected. It meant citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. However, all citizens did not have the right to vote. Only active citizens were entitled to vote. ये बता दिया है। उसके अलावा a declaration of the right of man and citizen was the beginning of the constitution. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were recognized as natural and inalienable rights. That means they belonged to each human being by birth and could not be taken away. The foremost duty of the state was to protect each citizen's natural rights. अब जो है उसमें क्या किया गया, जो अपना डिक्लेरेशन जो किया गया उसमें घोषणा पत्र जो दी गई वही वाला कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, सभी को इक्वलिटी प्रदान की जाए कि लॉ के सामने क्या है, सारे इक्वल हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये बताया हुआ है, ये सारे राइट्स दिए हुए हैं, ये सिंबल्स दिए हुए हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स आर गिवन हियर, जिसमें बताया हुआ है कि कौन सा सिंबल क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।